हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस कहानी के मेन लीड मिस्टर जोसेफ स्कॉट अपनी मॉम के साथ अपने घर में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर इस कहानी की फीमेल लीड मिसेस स्कॉट मिस एल्सी वहाँ पर आ जाती है। उनके आते ही मिस्टर जोसेफ की मॉम उनसे पूछने लगती है, इतनी देर रात तक तुम कहाँ पर थे? तभी मिस एल्सी उन्हें बताती है कि मैं कंपनी गई थी। तभी उनकी मॉम उनसे कहती है कि तुम्हारी वो पुअर कंपनी किसी काम की नहीं है, उसको कंटिन्यू करना तुम्हारा फर्ज नहीं है। तुम्हारा फर्ज है कि इस खानदान को आगे बढ़ाओ। अगर तुम जल्द से जल्द मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे सकती तो तुम्हें जोसेफ को डिवोर्स देना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ अपने रूम में बैठे होते हैं। तभी मिस एल्सी भी वहाँ पर पहुँचती है। उनके पहुँचते ही मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं, जो कुछ भी मेरी मॉम ने अभी कहा है उसे ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है, अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया कभी माँ नहीं बन सकती तो क्या मुझे तुम्हें डिवोर्स देना होगा? तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, तो अच्छा होगा कि ये बात तुम मेरी माँ को कभी ना पता लगने दो। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि कल सुबह मेरी एक मीटिंग है तो मैं तुम्हें कंपनी नहीं छोड़ पाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस एल्सी अपने रूम से बाहर आती हैं। तभी उन्हें टेबल पे रखा एक डॉक्यूमेंट दिखता है, जिसे पढ़कर वो बोलती है कि जोसेफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकता है। तभी वो सोचती है कि मैं खुद जाकर उन्हें कंपनी में ये डॉक्यूमेंट देकर आती हूँ। जैसे ही वो उनकी कंपनी में पहुँचती है और उनके कैबिन के बाहर जाती है, तभी वो सुनती है मिस्टर जोसेफ अपने असिस्टेंट से कह रहे होते हैं कि मेरे लिए और एल्सी के लिए जल्द से जल्द एक डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार कराओ। तभी वो असिस्टेंट बाहर आ जाता है और वो बोलता है, मिसेस स्कॉट आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिसके बाद मिस एल्सी अंदर जाती हैं और मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं, क्या तुमने वो सब कुछ सुन लिया है? तभी मिस एल्सी उनसे बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मॉम की बातों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, तो तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ प्रिपरेशन में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस कियारा जो मिस्टर जोसेफ की कंपनी में ही काम करती है वहाँ पर आती हैं और मिस्टर जोसेफ से बोलती हैं कि आज रात को होटल में पार्टी है तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तभी मिस्टर जोसेफ उनसे बोलते हैं, हाँ बिल्कुल तुम मेरे साथ जाओगी। जिसके बाद मिस कियारा उनसे बोलती है, हाँ ठीक है तो फिर मैं तैयारी करती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी से कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आई थी? तभी मिस एल्सी उन्हें वो डॉक्यूमेंट देती है, जिसे मिस्टर जोसेफ बड़े ही बुरी तरीके से छीन लेते हैं और कहते हैं, आज के बाद मेरे किसी सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस एल्सी अपनी कंपनी में होती हैं और वो मिस्टर ग्रिफिन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, जहां वो लोग काफी खुश होते हैं और मिस एल्सी मिस्टर ग्रिफिन को थैंक यू बोलती हैं। जिसके बाद मिस्टर ग्रिफिन उनसे बोलते हैं कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आपके साथ काम करके मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद मिस्टर ग्रिफिन उनसे कहते हैं, तो क्या हम दोनों आज लंच पे चल सकते हैं? तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, शायद हम किसी और दिन लंच पर चलेंगे। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस एल्सी हॉस्पिटल में होती है, जहाँ डॉक्टर ने उनसे कहा होता है कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आपका माँ बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद वो वहीं पर खड़े होकर सोच रही होती हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ की मोम वहाँ से गुजरती है, जिन्हें देखकर मिस एल्सी छुप जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस एल्सी अपने घर पर होती है और वो काफी ज्यादा उदास बैठी होती है। वहीं सोफे पर बैठे बैठे उन्हें नींद आ जाती है और वो सपने में देखने लगती है कि मिस्टर जोसेफ की मोम को पता चल गया है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। जहाँ वो उनसे कह रही होती है कि तुम्हें अभी के अभी मेरे बेटे को डिवोर्स देना होगा, मैं अपने बेटे को किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहने दे सकती हूँ जो कभी माँ ना बन सकती हो। तभी उनकी आँख खुल जाती है और वो काफी डर जाती है। जिसके बाद वो सोचने लगती है कि मुझे मिसेस स्कॉट को ये बात कभी नहीं पता चलने देनी चाहिए। तभी हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ वहाँ पर आ जाते हैं और मिस एल्सी को देखकर वो कहने लगते हैं कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ तो मैं फौरन सोने के लिए जाऊंगा। जिसके बाद वो सोने के लिए चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ और मिस एल्सी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मिस एल्सी मिस्टर जोसेफ से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर थे और इतनी देर में क्यों आए थे? तभी मिस्टर जोसेफ उन्हें बताते हैं कि कियारा कल रात को बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी तो वो उसे लेकर घर छोड़ने गए थे। तभी हम देखते हैं मिस एल्सी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें कुछ न्यूज होती है। तभी अपना फ्लैशबैक सोचती है और तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने मिस्टर जोसेफ की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखा था। तभी वो उनसे पूछती है, क्या सच में तुम जो मुझसे कह रहे हो तुम कल रात को वही कर रहे थे? क्या तुम होटल पार्टी में कियारा के साथ गए थे? तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तभी मिस एल्सी उन्हें बताती है कि पेपरराजी ने तुम लोगों को कल रिकॉर्ड किया है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मिस एल्सी उनसे कहती हैं कि तुम इस बात को अब एक्सप्लेन नहीं करोगे? जहाँ मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं, मिस्टर जोसेफ बोलते हैं कि रिपोर्टर्स को तो सिर्फ न्यूज चाहिए होती है, तो तुम्हें इस बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है और इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। जिसके बाद वो काफी गुस्से में वहाँ से खड़े होकर चले जाते हैं और मिस एल्सी वहीं पर बैठी रह जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस एल्सी मिस्टर ग्रिफिन के साथ एक बार में बैठी होती हैं और वहीं पर ड्रिंक कर रही
रही होती है, जहाँ मिस्टर ग्रिफिन उनसे बोलते हैं कि अगर तुम जोसेफ के साथ खुश नहीं हो तो तुम्हें उसे डिवोर्स दे देना चाहिए, जहाँ मिस एल्सी कहती है कि नहीं, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ। जिसके बाद मिस एल्सी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और जैसे ही वो वॉशरूम जाने के लिए खड़ी होती है उनका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है, जहाँ मिस्टर ग्रिफिन उन्हें संभाल लेते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ वहाँ पर आ जाते हैं और मिस एल्सी को काफी गुस्से में वहाँ से लेकर अपने घर आ जाते हैं। जिसके बाद वो घर आते ही मिस एल्सी को बेड पर गिरा देते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चीट करने की। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है पहले तुमने मेरे ऊपर चीट किया है तो क्या मैं तुम्हारे साथ सेम नहीं कर सकती। तभी मिस्टर जोसेफ उन्हें किस करते हैं और हम देखते हैं वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस एल्सी मिस्टर जोसेफ के पास सोई होती है। तभी वो कल रात का फ्लैशबैक सोचती है, जहाँ वो मिस्टर जोसेफ से कह रही होती है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे नहीं छू सकते हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। तभी मिस्टर जोसेफ बोलते हैं कि इन सारी बातों के लिए मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तभी हम प्रेजेंट डे देखते हैं, मिस एल्सी स्माइल करती है और वो दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जिसके बाद मिस क्यारा भी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ और मिस एल्सी अपनी मॉम के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी उनकी मॉम उनसे कहती है तुम्हारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, तो अब तक तुमने मुझे ग्रैंड चाइल्ड नहीं दिया है, अगर तुम जल्द से जल्द ऐसा नहीं कर सकी तो तुम्हें मेरे बेटे को डिवोर्स देना होगा। तभी मिस्टर जोसेफ अपनी मॉम से कहते हैं कि मैं और एल्सी अभी यंग है तो ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस एल्सी अपने डैड की कंपनी विल्सन फार्मा में बैठी होती है, और जहाँ पर एक असिस्टेंट आता है और उनसे कहता है कि मैम एक बहुत बुरी खबर है, हमारे कंपनी के फाइनेंशियल डायरेक्टर हमारी कंपनी के सारे फंड्स लेकर भाग गए हैं। जिसके बाद मिस एल्सी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो दोबारा से पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो। तभी वो असिस्टेंट उन्हें दोबारा बताता है कि हमारी कंपनी के फाइनेंशियल डायरेक्टर हमारी कंपनी के बहुत सारे पैसे 200 मिलियन लेकर भाग गए हैं। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि इस न्यूज को फौरन ही ब्लॉक कर दो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और जल्द से जल्द सभी लोगों को बुलाओ मीटिंग रूम में। जिसके बाद वो काफी देर तक मीटिंग रूम में होती है और हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ मीटिंग रूम के बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर बाद जब मिस एल्सी मीटिंग रूम से बाहर आती है तो मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं लगता है आजकल तुम अपनी कंपनी में कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रही हो। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि ये मेरे डैड की कंपनी है और ये उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत है, तो मैं इसे इस तरह बेकार नहीं जाने दे सकती। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं जो भी हो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि कल हमारी स्कॉट फैमिली की फैमिली पार्टी है तो तुम्हें वहाँ पर आना होगा। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस कियारा और मिस एल्सी एक साथ बैठी होती हैं, जहाँ मिस एल्सी मिस कियारा से कहती है कि तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है। तभी मिस कियारा उनसे कहती है कि तुम बहुत जल्द घर से बाहर निकाली जाने वाली हो। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, जहाँ मिस कियारा उन्हें अपनी एक रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे का फादर जोसेफ है। जिसके बाद वो कहती है कि अब वो तुम्हें जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल देगा, और अगर तुम समझदार हो तो समझदारी इसमें है कि तुम उसे डिवोर्स दे दो। जिसके बाद मिस एल्सी उनसे कहती है कि ये रिपोर्ट तो फेक भी हो सकती है, मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूँ। तभी मिस कियारा उनसे कहती है जो भी हो आज नहीं तो कल वो तुम्हें घर से बाहर निकाल ही देगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस एल्सी अब रोड से जा रही होती है। तभी उनके पास एक कॉल आती है और सामने वाला पर्सन उन्हें बताता है कि आपके डैड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो बेहोश हो गए हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है, आपको हॉस्पिटल आना होगा। जिसके बाद मिस एल्सी हॉस्पिटल जाती है और अपने डैड से जाकर मिलती है, जहाँ उनके डैड वो अपने डैड से पूछती है डैड आपको क्या हुआ है, आप कैसे बेहोश हो गए थे। तभी उनके डैड उन्हें बताते हैं कि हमारी कंपनी के फाइनेंशियल डायरेक्टर हमारे सारे पैसे लेकर भाग गए हैं, तुम्हें क्या लगा था तुम ये बात मुझसे छुपा लोगी। तभी मिस एल्सी अपने डैड से कहती है डैड मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी उनके डैड उनसे कहते हैं कि क्रिस हमारी कंपनी का फाइनेंशियल डायरेक्टर था और उसने हमारी कंपनी के नाम पे कई सारे लोन ले रखे थे, जिसके बाद अब वो यहाँ से भाग गया है, लेकिन इस बात का ब्लेम तुम्हें अपने ऊपर डालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जल्द से जल्द पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, जिसके बाद शायद हमारे पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस एल्सी अपने घर पहुँचती है, जहाँ मिस्टर जोसेफ उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं तुम इतनी देर रात तक कहाँ पर थी। जहाँ मिस एल्सी अपने दिल में सोचती है कि मुझे ये बात इसे नहीं बतानी चाहिए वरना तो हमारी शादी खतरे में पड़ सकती है। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि मैंने ऑफिस में ओवर टाइम करने के लिए रुकी थी। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं तुमने जो भी करा हो क्या तुम्हें पता है आज क्या दिन है। तभी मिस एल्सी को याद आता है कि आज स्क्वाड फैमिली की फैमिली पार्टी थी। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है मैं माफी चाहती हूँ, मैं वहाँ नहीं आ सकी। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं मैंने ये एग्रीमेंट तैयार करा है, तुम्हें इस पे साइन करने होंगे क्योंकि तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है मुझे सब पता है। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है क्या तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है और जल्द से जल्द हमारे सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं जो भी हो तुम्हें पता है कि जब तक तुम्हारी कंपनी की वैल्यू बढ़ी रहेगी तब तक हमारी शादी चल सकती है, तुम्हारी कंपनी की वैल्यू गिरी तो तुम्हारी वैल्यू भी गिर जाएगी, और ये एग्रीमेंट मैंने ऑलरेडी साइन कर दिए हैं तो तुम्हें भी इन पे साइन कर देने चाहिए। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ वहाँ से चले जाते हैं।
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एलसी की कंपनी के बाहर एक आदमी बैठा होता है जो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठा होता है। तभी हम देखते हैं मिस एलसी वहाँ पर आती है और उस आदमी से कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने यहाँ पर ट्रबल करने के लिए भेजा है। तभी वो आदमी उनसे कहता है कि तुम दूर हट जाओ। जैसे ही वो उन्हें धक्का देता है मिस्टर ग्रिफिन उन्हें पकड़ लेते हैं और उस आदमी को वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर ग्रिफिन और मिस एलसी अपने ऑफिस के अंदर जाते हैं और कैबिन में बैठकर मिस्टर ग्रिफिन उनसे कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी बहुत ज्यादा खतरे में आ चुकी है और स्कॉट कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी है अभी के टाइम में। अगर तुम मिस्टर स्कॉट से अपनी मदद करने के लिए कहो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तभी मिस एलसी उनसे कहती है कि नहीं, वो मेरी मदद नहीं करेगा क्योंकि एक बार स्कॉट कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी और मेरे डैड ने उसे मुझसे शादी करने पर फोर्स किया था और अगर अब मैं उससे हेल्प मांगने के लिए जाऊंगी तो ये बात तय है कि वो मुझसे बदला लेने के लिए मेरी हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। जिसके बाद मिस्टर ग्रिफिन उनसे कहते हैं कि अगर तुम उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो तो तुम उसे डिवोर्स दे दो और अगर तुम उसे डिवोर्स दे दोगी तो मैं तुम्हारी कंपनी में 200 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस एलसी अपने घर पर पहुँचती है जहाँ उनकी मॉम के साथ मिस कियारा बैठी होती है। मिस एलसी के वहाँ पर पहुँचते ही उनकी मॉम मिस कियारा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट टेबल पर फेंकती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा लोगी? अगर कियारा ने मुझे नहीं बताया होता तुम्हें तो पूरी जिंदगी अंधेरे में ही रहती। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है जैसा कि अब हम सभी को पता है कि कियारा ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, वो भी जोसेफ के बच्चे के साथ, तो अब यही जोसेफ की न्यू वाइफ है और तुम इस घर से निकल जाओ। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ की मॉम उन्हें मिस एलसी को घर से बाहर निकाल देती है और मिस एलसी जैसे ही घर से बाहर खड़ी होती है तभी उनके पास फोन आता है और सामने वाला पर्सन उन्हें बताता है कि मिस विल्सन आपको जल्दी से जल्द हॉस्पिटल आना होगा, आपके फादर की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जिसके बाद वो फौरन दौड़कर हॉस्पिटल जाती हैं। हॉस्पिटल में हम देखते हैं मिस्टर विल्सन के आसपास काफी सारे लोग खड़े होते हैं जो उनसे पैसे मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें हमारे पैसे वापस करने होंगे अभी के अभी। तभी मिस एलसी वहाँ पर पहुँचती है जहाँ उनके डैड की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। मिस एलसी वहाँ पहुँचकर उन लोगों से कहती है तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया, फौरन यहाँ से बाहर निकल जाओ। तभी उनमें से एक पर्सन बोलता है कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुम लोगों ने हमारे पैसे वापस नहीं करे तो फिर देखना हम तुम्हारा क्या करेंगे। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिस एलसी अपने डैड से पूछती है डैड क्या आप ठीक हो? जिसके बाद उनके डैड कहते हैं कि विल्सन फार्मा मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है, तुम इसे बर्बाद मत होने देना, तुम्हें इसे अब संभालना होगा। जिसके बाद मिस एलसी उनसे कहती है कि डैड आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जिसके बाद उनके डैड कहते हैं तुम्हें जोसेफ के साथ एक अच्छी जिंदगी बितानी होगी। तभी हम देखते हैं मिस्टर विल्सन की वहीं पर डेथ हो जाती है और मिस एलसी काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस एलसी मिस्टर जोसेफ के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हें मेरी फैमिली की मदद करनी होगी, हमारी कंपनी को बचाना होगा। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा, तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। तभी मिस एलसी उनसे कहती है कि तुम्हें एक बार मेरी फैमिली की मदद करनी होगी और अगर तुम मेरी फैमिली की मदद करने के लिए तैयार हो गए तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुमसे डिवोर्स देना मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी जिंदगी सफर करो। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि अगर तुम मेरी आंखों के सामने मर भी जाओ तो भी मैं तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद यही बात मिस एलसी के दिमाग में घूमती रहती है और वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हें कल सुबह सिटी हॉल में मिलूंगी जहाँ पर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस कियारा एक आदमी को काफी सारे पैसे देती है और उससे कहती है कि अगर तुमने सीन को और ज्यादा बड़ा करा तो मैं तुझे इससे भी ज्यादा 10 गुना पैसे दूंगी। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस एलसी के पीछे वो आदमी पड़ा होता है उन्हें जान से मारने के लिए। जिसके बाद मिस एलसी काफी बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ जाती है जहाँ वो आदमी उनसे कह रहा होता है कि अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट किया तो मैं तुम्हारे साथ जेंटल हो सकता हूँ। जिसके बाद मिस एलसी उस बिल्डिंग की दीवार पर खड़ी हो जाती है और वो उस आदमी से कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस एलसी अपना फोन निकालती है और मिस्टर जोसेफ को फोन करती है, लेकिन मिस्टर जोसेफ उनकी एक भी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया है, अब मेरे को तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और वो फौरन से ही फोन काट देते हैं। जिसके बाद मिस एलसी के दिमाग में फिर से वही बात घूमती है कि अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ तब भी मैं तुम्हारी फैमिली की हेल्प नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस एलसी उस बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ के रूम में उनका असिस्टेंट आता है और उनसे कहता है मिस्टर स्कॉट काफी ज्यादा बुरी खबर है, विल्सन कंपनी के चेयरमैन हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई है और मिसेस स्कॉट ने एक बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर दिया है। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं उनके पास तभी एक कॉल आती है जो उनसे कहता है क्या आप मिस्टर स्कॉट बोल रहे हैं? तभी वो उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आप सिविल हॉस्पिटल आ जाइए फौरन अपनी वाइफ मिस एलसी विल्सन की बॉडी कलेक्ट करने के लिए। जिसके बाद वो फौरन वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं मिस एलसी की बॉडी वहाँ पर रखी होती है जहाँ
जहाँ पर वो खड़े होते हैं और काफी ज्यादा उदास लग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर ग्रिफिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? एल्सी इस दुनिया से जा चुकी है, अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा, तुम हमेशा से इससे बदला लेने आए थे और अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं तुम कौन होते हो जो यहाँ पर मुझे ये सब कुछ कहने के लिए आए हो? तभी डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और उनसे कहते हैं आप दोनों में से मिस्टर स्कॉट कौन है? जहाँ मिस्टर जोसेफ कहते हैं कि मैं हूँ। तभी वो उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर साइन कर दो, जिसके बाद तुम बॉडी यहाँ से ले जा सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ अपने घर पे होते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ वो कह रहे होते हैं कि एल्सी मैं तो हमेशा से तुमसे नफरत करता था, अब तुम्हारे जाने के बाद मुझे इतना ज्यादा दुख क्यों हो रहा है? जिसके बाद मिस्टर जोसेफ और ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उनका फोन बजता है और फोन उठाकर उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि विल्सन फार्मा दोबारा से रिकवर हो सकती है, हम उसे कर लेंगे। जिसके बाद वो उनसे कहता है मुझे आपको एक बात और बतानी थी कि मिसिस स्कॉट की डेथ में कुछ बात सस्पिशियस है, ऐसा लगता है जैसे कि उनकी मौत के पीछे किसी का हाथ है और किसी ने जानबूझकर पैसे देकर उनका मर्डर करवाया है। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ उनसे पूछते हैं वो पर्सन कौन है? तभी वो असिस्टेंट उन्हें बताता है कि मिस कियारा ये उन्होंने ये सब कुछ कराया है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ अपने ऑफिस में होते हैं और मिस कियारा उनसे कह रही होती है जोसेफ मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। तभी मिस्टर जोसेफ मिस कियारा से कहते हैं कि तुमने विल्सन फैमिली के 2 लोगों की जान ली है, तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी गलती को मान लो और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से धक्का देकर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो बाहर जाते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसे पुलिस के हवाले कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ अपने रूम में जाते हैं और अपनी और मिस एल्सी की फोटो देखने लगते हैं। जिसके बाद वो उनकी फोटो देखकर कहते हैं कि एल्सी मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस एल्सी अपने रूम में सो रही होती हैं और उनको काफी जोर से चक्कर आ रहे होते हैं। जिसके बाद वो उठकर बैठ जाती हैं और सोचने लगती हैं कि मैं तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग से गिर गई थी, तो मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जोसेफ रूम में आते हैं और वो मिस एल्सी से कहते हैं क्या फाइनली तुम उठ चुकी हो? जिसके बाद वो उन्हें चेक करते हैं और कहते हैं अब तुम्हारा फीवर उतर चुका है। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं तुम मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? अब तुम जल्दी से वॉशअप हो जाओ, मॉम हमारा लिविंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रही है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस एल्सी उनसे सोचती है कि जोसेफ ये इतना ज्यादा जेंटल कब से हो गया और आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? जिसके बाद मिस्टर जोसेफ और मिस एल्सी रूम से बाहर आते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल पे आने के बाद उनकी मॉम उनसे कहती है कि तुम कितने ज्यादा एरोगेंट हो कि मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए वेट करा रही हो। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि मॉम आपको पता तो है कि एल्सी को कल रात को बुखार था। जिसके बाद उनकी मॉम उनसे बोलती है तो क्या हो गया? जिसके बाद उनकी मॉम उनसे बोलती है कि तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए हैं और तुमने अभी तक मुझे ग्रैंडचाइल्ड नहीं दिया है। जिसके बाद मिस एल्सी सोचने लगती है 4 साल, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पास्ट लाइफ में दोबारा से रीबॉर्न हो गई हूँ? जिसके बाद वो काफी सोचने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ अपनी मॉम से कहते हैं कि अभी हम दोनों यंग हैं तो अभी इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उन्हें पिछली लाइफ की सारी बातें याद आ जाती हैं और हमें पता चलता है कि मिस एल्सी दोबारा से 3 साल पहले रीबॉर्न हो चुकी है और अब वो पास्ट लाइफ में आ चुकी है। जिसके बाद वो मिस्टर जोसेफ की सारी बातें सोचने लगती हैं, जहाँ उन्होंने उनसे कहा था कि अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ तब भी मैं तुम्हारी फैमिली में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद वो उनसे अपना हाथ छुड़ा लेती हैं और उनकी मॉम से कहती है कि आप लोग कितने ज्यादा हिपोक्रिट लोग हैं, एक टाइम पर आपकी स्कॉट फैमिली को हमारे विल्सन ग्रुप के रिसोर्सेज की वजह से ही बचाया गया था और अब जब तुम्हारी फैमिली को हमने बचा लिया है तो तुम मेरे साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हो? जिसके बाद मिस एल्सी अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि अगर तुम लोग मुझसे इतने ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो तो हम दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए, हम लोग जल्द से जल्द सिटी हॉल मिल सकते हैं और जल्द से जल्द मिस्टर जोसेफ को डिवोर्स देना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जोसेफ भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस एल्सी रोड पर आ जाती है और मिस्टर जोसेफ भी उनके पीछे आ जाते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि मेरी मॉम की बातों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि एक बार हमारी विल्सन फैमिली ने तुम्हारी स्कॉट फैमिली को डूबने से बचाया था और अब हम लोग का हिसाब बराबर हो गया है, तो अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे दे। वैसे भी मेरे डैड ने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए फोर्स किया था और हमारे बीच में कभी भी प्यार नहीं था, तो अच्छा होगा कि हम दोनों को एक दूसरे को डिवोर्स दे देना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस एल्सी अपने डैड के घर जाती हैं, जहाँ उनके डैड सोफे पर बैठे होते हैं और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और साथ में काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती हैं। जिसके बाद वो अपने डैड को देखती हैं और फौरन दौड़कर उन्हें हग करने लगती हैं। जिसके बाद उनके डैड कहते हैं क्या हुआ एल्सी, क्या कुछ हुआ है? क्या जोसेफ ने तुम्हें मिस ट्रीट किया है? जिसके बाद मिस एल्सी उनसे कहती है नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद मिस एल्सी अपने डैड से कहती है कि डैड अगर मैं जोसेफ को डिवोर्स दे दूं तो क्या आप मुझसे नाराज होंगे? तभी उनके डैड कहते हैं क्यों, ऐसा अचानक से तुम क्यों करना चाहती हो? तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि डैड बस मैं उन्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ, ये शादी अब और नहीं चल पाएगी। तभी उनके डैड कहते हैं लेकिन तुम जोसेफ से बहुत ज्यादा प्यार
प्यार करती थी। तभी मिस एल्सी कहती है कि नहीं, अब मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। जिसके बाद मिस एल्सी के डैड बोलते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में चाहे जो कुछ भी करो, डैड हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अगर तुम कभी कोई गलती करो तो तुम्हें वो भी डैड को बतानी होगी, डैड तुम्हारी बातों को समझेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस एल्सी अपने ऑफिस में बैठी होती है। तभी वो अपने असिस्टेंट को बुलाती है, जहाँ उनका असिस्टेंट उनसे कहता है क्या मैं आपने मुझे बुलाया है। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है मिस्टर क्रिस, उन पर नजर रखो और अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे फौरन बताओ। जिसके बाद वो उनसे कहती है और एक काम और है, तुम्हें जल्द से जल्द एक डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार कराना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी मिस एल्सी सोचने लगती है कि किस्मत ने मुझे दोबारा से जिंदगी जीने का मौका दिया है, अब मैं दोबारा से वो गलतियाँ नहीं करूंगी जो गलती मैंने पास में करी है। अब की बार मैं अपनी फैमिली को बचा लूंगी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस एल्सी अपने घर पर होती है और मिस्टर जोसेफ उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि तुम पहले मुझे डिवोर्स देना चाहते थे, लेकिन अब तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते हो, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ, तुमने ये मुझसे जानबूझकर शादी करी थी और अब तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो, आखिर तुम मुझे समझती क्या हो, क्या मैं कोई खिलौना हूँ। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है ये डिवोर्स एग्रीमेंट मैंने तैयार करा लिए हैं और तुम्हें इस पर साइन कर देने चाहिए। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ वो डिवोर्स एग्रीमेंट लेते हैं और उसको फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर हवा में उड़ा देते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा और ना ही तुमसे अलग होऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस एल्सी मिस्टर जोसेफ की मॉम के साथ बैठी होती है, जहाँ वो उनसे कहती है कि आपने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है। तभी उनकी मॉम उनसे कहती है कि जैसे कि तुम जोसेफ को डिवोर्स देना चाहती हो तो आज नहीं तो कल तुम्हें उसे डिवोर्स देना ही होगा, तो तुम्हें इस डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर देना चाहिए। तभी वो उनकी मॉम से कहती है कि इस बारे में जोसेफ को पता है। तभी मिस्टर जोसेफ की मॉम कहती है हाँ बिल्कुल, उसे ये पता है, वो हमेशा से तुम्हें डिवोर्स देना चाहता था। तभी मिस एल्सी उस डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस एल्सी एक बार में बैठी होती है और वहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ग्रिफिन आ जाते हैं और मिस एल्सी से कहने लगते हैं मिस गिलियन, मैंने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर मिलने के लिए। तभी मिस एल्सी मिस्टर ग्रिफिन को काफी घूर कर देख रही होती है। तभी मिस्टर ग्रिफिन उनसे कहते हैं कि आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक करना कंटिन्यू करते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर ग्रिफिन मिस एल्सी से कहते हैं कि विल्सन फार्मा नेक्स्ट मंथ अपना न्यू ड्रग लॉन्च करने वाला है, तो क्या आप मुझे उसमें डिस्काउंट देंगी। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें कितना डिस्काउंट चाहिए, क्या 30% काफी होगा। तभी मिस्टर ग्रिफिन उनसे कहते हैं 30% तो बहुत ज्यादा है, तुम्हें पता है ना 30% ऑलमोस्ट 4 मिलियन हो जाएगा। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, इतना डिस्काउंट मैं तुम्हें दे सकती हूँ क्योंकि तुम्हारा हॉस्पिटल और हमारा विजन फार्मा काफी सालों से एक साथ काम कर रहा है और तुम हमारे काफी ज्यादा पुराने क्लाइंट हो और हम दोनों फ्रेंड्स भी हैं, तो इतना डिस्काउंट में तुम्हें देना मैनेज कर सकती हूँ। तभी वो अपने दिल में सोचती है कि पिछली जिंदगी में तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी थी, तो अब की बार मैं तुम्हारे साथ काफी अच्छा बिहेव करूंगी। तभी हम देखते हैं मिस एल्सी दोबारा से एक ड्रिंक मांगती है, जहाँ मिस्टर ग्रिफिन उनसे कहते हैं कि तुम और ड्रिंक मत करो, तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, अब घर जाने का टाइम हो चुका है। तभी मिस एल्सी कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तभी वो वेटर से चेक मांगती है, जहाँ मिस्टर ग्रिफिन उनसे कहते हैं कि मैं पे करता हूँ। इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो मिस एल्सी के लिए पे करते हैं, जहाँ मिस एल्सी उनसे कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। जहाँ मिस एल्सी उनसे कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद घर जा सकती हूँ। जिसके बाद वो मिस्टर ग्रिफिन से कहती है मिस्टर ग्रिफिन क्या आप मुझे घर पर छोड़ सकते हैं। जहाँ मिस्टर ग्रिफिन कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ कब बंद करोगे, तुम चुपचाप मेरे साथ घर चलो। जहाँ मिस एल्सी उनसे गुस्से से कहती है कि तुम ये सब कुछ बंद करो, मैं अपना पॉइंट क्लियर कर चुकी हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हम लोगों को अलग होना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस एल्सी उस क्लब से बाहर आती है और बाहर खड़े होकर रोने लगती है। तभी मिस्टर ग्रिफिन भी उनके पीछे पीछे आते हैं और उन्हें टिश्यू देते हैं। जिसके बाद मिस्टर ग्रिफिन मिस एल्सी से पूछते हैं क्या आपकी मिस्टर स्कॉट से लड़ाई हुई है। जहाँ एल्सी उनसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, अब उसे बार बार चांस नहीं मिलेगा क्योंकि अगले महीने में अब्रॉड जाने वाली हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ अपने कैबिन में बैठे होते हैं। तभी मिस कियारा वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लेकर आती है और मिस्टर जोसेफ से कहती है कि ये डिवोर्स एग्रीमेंट मिस एल्सी ने भेजा है, ये ऑलरेडी साइन है। तभी मिस्टर जोसेफ वो एग्रीमेंट मिस कियारा से लेते हैं और उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तभी मिस कियारा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और मिस्टर जोसेफ से कहती है कि तुम डिवोर्स क्यों नहीं लेना चाहते हो, तुम वैसे भी ये तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी स्कॉट फैमिली के लिए और अब स्कॉट ग्रुप अच्छा खासा चल रहा है और अगर हमें विल्सन फैमिली का सपोर्ट ना भी मिले तो भी हमारा स्कॉट ग्रुप अच्छा खासा चल रहा है। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद मिस कियारा वहाँ से
चली जाती है, जहाँ मिस्टर जोसेफ सोचते हैं कि अब की बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। जहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर जोसेफ को भी 5 लाख की मेमोरी सारी याद है। तभी हम देखते हैं थोड़ी ही देर में मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी का एक बुके लेकर इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही मिस एल्सी कंपनी से बाहर आती है, मिस्टर जोसेफ उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने लोनार होटल में एक टेबल बुक करी है लंच के लिए, सारी डिशेस तुम्हारी फेवरेट है, तुम मेरे साथ चलो। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि ये फ्लावर काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं, तुम्हें कौन से फूल पसंद है मुझे बता दो, मैं कल तुम्हारे लिए वो वाले फूल ले आऊंगा। जिसके बाद मिस एल्सी कहती है, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, हम लोगों का डिवोर्स होने वाला है। जहाँ मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि दो लोगों से गलतियां हो जाती हैं तो क्या तुम मेरी गलतियों को माफ नहीं करोगी, मुझे एक और चांस नहीं दोगी। जिसके बाद तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि अगर तुम्हारा स्क्वाड ग्रुप डूबने वाला हो और मैं तुमसे मदद मांगू और तुम मेरी मदद ना करो और चुपचाप खड़े खड़े सब कुछ देखते रहो तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगे। जहाँ मिस्टर स्कॉट उनकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद मिस एल्सी वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिस्टर जोसेफ बार में बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं और साथ ही में वो सोच रहे होते हैं, इसका मतलब तुम भी पास्ट की मेमोरीज अपने साथ लेकर आई हो। जिसके बाद वो और ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उनके फोन पर एक कॉल आती है और उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि मिस्टर स्कॉट, हमने आपकी वाइफ के पीछे एक आदमी लगा रखा था जो हमें बताता है कि आपकी वाइफ एयरपोर्ट जा रही है और अब वो अब्रॉड जाने वाली है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ उनके पीछे जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस एल्सी एयरपोर्ट पर जा रही होती है। तभी उनके पास फोन आता है उनके डैड का, जो उन्हें कहते हैं कि जोसेफ को तुम्हारे अब्रॉड जाने के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो तुम्हें रोकने के लिए आ रहा था और रास्ते में उसका काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है। जिसके बाद मिस एल्सी वापस हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर मिस्टर जोसेफ हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के अंदर होते हैं और उनकी मॉम और मिस क्यारा बाहर वेट कर रही होती हैं। तभी उनके वहाँ पहुँचते ही मिस्टर जोसेफ की मिस एल्सी से कहने लगते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी बेटे के चक्कर में तुम्हारी ही वजह से मेरा बेटा आज इतनी ज्यादा डेंजर सिचुएशन में, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वो लोग ऑपरेशन के बाहर वेट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस क्यारा अपने दिल में बोलती है कि अब की बार तो पक्का जोसेफ तुम्हें डिवोर्स दे ही देगा। जहाँ मिस एल्सी कहती है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं डॉक्टर बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि आप लोगों में से एल्सी विलियंस कौन है। जहाँ मिस विलियन कहती है कि जी मैं एल्सी विलियन हूँ। तभी डॉक्टर उनसे कहता है कि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है लेकिन वो बार बार आपका ही नाम ले रहे हैं, क्या आप ऐसा कुछ कह सकती हैं जिससे कि उन्हें जिंदगी दोबारा जीने की होप मिले। तभी मिस्टर जोसेफ की मदर उनसे कहती है, एल्सी जल्दी से कुछ कहो। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि उससे कहो कि मैं उसे एक और चांस देने के लिए तैयार हूँ, अगर वो ठीक हो सकता है तो। तभी डॉक्टर वापस ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते हैं और वो लोग वापस से इंतजार करने लगते हैं। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, जहाँ सभी लोग उनसे पूछते हैं कि अब उसकी तबीयत कैसी है। जहाँ डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसके हेड पर काफी सीरियस इंजरी हुई है, जिसकी वजह से शायद उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ को होश आ जाता है और उनकी मॉम और मिस क्यारा रूम के अंदर जाती है, जहाँ मिस्टर जोसेफ उन लोगों से कहते हैं कि एल्सी कहाँ है और तुम लोग कौन हो। जहाँ मिस्टर जोसेफ की मॉम उनसे कहती है कि वो बहुत बुरी लड़की है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके बारे में इस तरह बात करने की, और तुम लोग कौन हो। जिसके बाद उनके सर में काफी तेज दर्द होने लगता है, वो एल्सी एल्सी कहते हुए दोबारा से बेहोश हो जाते हैं। तभी मिस क्यारा उनसे कहती है, इतनी मुश्किल से उस लड़की को हमने कल यहाँ से बाहर निकाला है, क्या अब हमें उसे दोबारा से हॉस्पिटल बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद मिस जोसेफ के मॉम मिस एल्सी को कॉल करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस एल्सी अपने फादर के साथ एयरपोर्ट जा रही होती है, जहाँ उनके फादर उनसे कह रहे होते हैं, क्या तुमने पक्का सोच लिया है कि तुम्हें इस बार अब्रॉड जाना है। तभी जहाँ मिस एल्सी कहती है, हाँ डैड मुझे अब्रॉड जाना है और आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वो अपने डैड से कहती है कि डैड अब मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है तो आपको वापस जाना चाहिए। जिसके बाद मिस एल्सी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती है। तभी हम देखते हैं उनके फोन पर एक कॉल आती है जिसे वो इग्नोर कर देती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं प्लेन टेक ओवर हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस एल्सी मिस्टर जोसेफ के पास हॉस्पिटल में बैठी होती हैं और मिस एल्सी फ्लैशबैक सोचती हैं, जहां मिस्टर जोसेफ की मदर मिस एल्सी को फोन करती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, वो तुमसे मिलने के लिए जिद कर रहा है। जिसके बाद मिस एल्सी वापस प्रेजेंट सोचती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ को होश आ जाता है और मिस एल्सी उन्हें होश में आता देख फौरन कहती है कि मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। तभी मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी का हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज तुम कहीं पर मत जाओ। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रही हूँ। तभी मिस्टर जोसेफ उठ के बैठते हैं और मिस एल्सी को हक करते हैं और कहते हैं कि प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी से कहते हैं, जब मुझे होश आया था तो मुझे सबसे पहले तुम ही याद आई थी। जिसके बाद मिस एल्सी उनसे कहती है कि अच्छा होगा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें और क्या क्या याद है। तभी मिस्टर जोसेफ उन्हें बताते हैं कि मुझे याद है कि हमारी 4 साल की शादी काफी अच्छी चल रही थी, फिर हम दोनों की एक दिन लड़ाई हो गई। जिसके बाद तुम अपना सामान पैक करके घर से चले गई और मुझे डिवोर्स देने के लिए कहने लगी और मैं तुम्हारा पीछा करने के लिए तुम्हारे पीछे आ रहा
रहा था तभी मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, बस इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है तुम्हें जो बातें याद है वो काफी एक नॉर्मल कपल की जैसी है। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे पूछते हैं तो क्या रियलिटी में हमारी लाइफ ऐसी नहीं है। जहाँ मिस एल्सी उन्हें बताती है कि हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स थे और मैं कभी भी तुम्हारी पहली चॉइस नहीं थी। तभी हम देखते हैं मिस कियारा वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर जोसेफ उन्हें देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। तभी मिस कियारा उनसे कहती है कि मैं आपका फेवरेट सूप बनाकर लाई हूँ। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं चाहिए, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। जिसपे मिस एल्सी भी उनसे कहती है कि मिस्टर जोसेफ की तबीयत खराब है, तुम सिचुएशन देखो, यहाँ पर अभी तुम्हारी ट्रिक्स काम नहीं करेंगी, तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी मिस्टर जोसेफ डॉक्टर को बुला लेते हैं, जहाँ डॉक्टर वहाँ पर आके पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तभी मिस्टर जोसेफ डॉक्टर से कहते हैं कि फौरन इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। जहाँ डॉक्टर मिस कियारा से कहते हैं कि तुम्हें अगर पेशेंट की तबीयत का ख्याल है तो तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद मिस कियारा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस एल्सी मिस्टर जोसेफ से कहती है कि मैं पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही वो जग लेकर बाहर जाती है वहाँ उन्हें मिस कियारा मिलती है। तभी मिस एल्सी उन्हें देखकर कहती है क्या तुम अभी तक गई नहीं हो। जहाँ मिस कियारा उनसे कहती है कि तुम जोसेफ की तबीयत खराब होने का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि ये जाल में फंसाने वाला सब तुम्हारे ऊपर ज्यादा सूट करता है क्योंकि हम दोनों तो शादीशुदा हैं और अगर जोसेफ मुझे पसंद नहीं भी करता तो तुम्हारा कोई चांस नहीं था कि तुम उससे शादी कर सकती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं और वो अपने घर पर अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी मिस एल्सी वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर जोसेफ से कहते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हो। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि मैं हम दोनों की वेडिंग रिंग्स ढूंढ रहा हूँ। मुझे याद है कि मैंने वेडिंग रिंग्स खरीदी थी लेकिन अब वो मुझे नहीं मिल रही है। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि वेडिंग रिंग्स तो आपने फेंक दी थी, हमारी शादी के 1 साल बाद ही तुमने वेडिंग रिंग्स फेंक दी थी और मेरी रिंग भी फेंक दी थी। तभी एल्सी उनसे कहती है क्योंकि हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिसएग्रीमेंट थे और मैं कभी भी आपकी पहली पसंद नहीं थी। तभी मिस्टर जोसेफ उन्हें हक करते हैं और उनसे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। जहाँ मिस एल्सी उनसे कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत है, मुझे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस चीजों से फर्क पड़ता है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाली जिंदगी में मैं तुम्हें बेहतर ट्रीट करूंगा। जिसके बाद वो उन्हें दोबारा से हक करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ अपने घर में ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहे होते हैं। तभी मिस एल्सी भी वहाँ पर आती है। जैसे ही मिस एल्सी रूम के बाहर आती है मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है, चलो मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि नहीं मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मैं कंपनी में कुछ खा लूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जोसेफ भी उनके पीछे पीछे ही चले जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस एल्सी मिस्टर ग्रिफिन के साथ अपने ऑफिस से बाहर आ रही होती है। तभी मिस्टर जोसेफ उन्हें वहाँ मिल जाते हैं। तभी मिस एल्सी मिस्टर जोसेफ से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी को मिस्टर ग्रिफिन के साथ देखकर ज्यादा खुश नहीं होते। तभी वो उनका हाथ पकड़ कर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए आया हूँ। जहाँ मिस एल्सी उनसे कहती है कि मेरे और मिस्टर ग्रिफिन के ऑलरेडी प्लान है। जहाँ मिस्टर जोसेफ कहते हैं कि तो कोई बात नहीं, हम लोग साथ में चल सकते हैं, मुझे लगता है कि मिस्टर ग्रिफिन माइंड नहीं करेंगे। जहाँ मिस्टर ग्रिफिन उनसे कहते हैं कि नहीं मैं माइंड नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ही लोग एक साथ लंच करने के लिए जाते हैं। जहाँ वो तीनों लंच कर रहे होते हैं तभी मिस्टर ग्रिफिन मिस एल्सी को एक डिश सर्व करते हैं। जहाँ मिस्टर जोसेफ भी उन्हें एक डिश सर्व करते हैं। जहाँ तभी मिस्टर ग्रिफिन मिस्टर जोसेफ से कहते हैं कि एल्सी इस चीज से एलर्जिक है, शायद तुम्हें ये बात नहीं पता है। जहाँ तभी मिस एल्सी कहती है कि नहीं अब मैं इस चीज से एलर्जिक नहीं हूँ। जिसके बाद वो डिश खा लेती है। जिसके बाद वो दोनों ही मिस एल्सी को देखने लगते हैं। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है तुम दोनों मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी से खाना खाओ। थोड़ी देर में सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस एल्सी अपने कैबिन में जाती हैं और वहाँ जाकर मेडिसिन खाने लगती हैं। तभी मिस्टर जोसेफ भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम उस चीज से एलर्जिक हो और मेरे चक्कर में तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली। जहाँ मिस एल्सी उनसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है क्योंकि खाना खाने के बाद ही तुम्हारी फेस से मुझे पता चल रहा था। जहाँ वो उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, हमारी पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ तुम उन चीजों को भूल जाओ। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं करूंगा और तुम्हें बहुत ज्यादा बेहतर ट्रीट करूंगा। जहाँ हम देखते हैं मिस एल्सी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और मिस्टर जोसेफ से कहती है क्या मैं अभी भी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ। जहाँ मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हें एक बार मुझे मौका देकर देखना चाहिए। जिसके बाद मिस एल्सी उनसे कहती है ठीक है, तो फिर हम दोनों एक साथ हो जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस एल्सी अपने घर पर बैठी होती है और सोफे पे बैठे बैठे उन्हें नींद आ जाती है। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ वहाँ पे आते हैं और उन्हें अपनी गोद में उठाकर बेडरूम तक लेकर जाते हैं। जैसे ही वो उन्हें बेड पर लेटाते हैं मिस एल्सी की आंख खुल जाती है। जिसके बाद वो उन्हें देखने लगती है और तभी मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी को किस करते हैं और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ अपने ऑफिस में होते हैं। तभी मिस कियारा वहाँ पर आती है और मिस्टर जोसेफ से कहती है कि मिस एल्सी तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है और वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती थी। अब वो तुम्हारे को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और स्कॉट ग्रुप को भी अपने विल्सन ग्रुप को बचाने के लिए। जहाँ मिस कियारा उनसे कहती है क्या तुम पास की सारी बातें भूल चुके हो कि उसने किस
तरह तुम्हारा इस्तेमाल किया था। जब स्कॉट ग्रुप डूब रहा था तो उसने जबरदस्ती तुम्हें अपने आप से शादी करने के लिए फोर्स किया था और तुम्हारी मॉम से भी वो कितनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट से बात किया करती थी। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई है, जहाँ मिस कियारा उनसे कहती है कि सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम अपनी मॉम से पूछ सकते हो। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद मिस कियारा वहाँ से चली जाती है और कैबिन से बाहर निकलने के बाद वो बोलती है, मिस एल्सी तुम चाहे कितना भी अपनी ट्रिक्स ट्राई कर लो लेकिन जोसेफ सिर्फ मेरा ही हो सकता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस कियारा मिस्टर जोसेफ की मॉम के साथ होती है और वो उनसे कह रही होती है कि एंड आपने जो मुझे सिखाया था वो सब कुछ मैंने मिस्टर जोसेफ से बोल दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो मेरा हो सकता है। तभी उनकी मॉम बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है हर बात को लेकर। अब मुझे पता है कि अब वो सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी के ऑफिस के बाहर बुगे लेकर खड़े होते हैं। तभी मिस एल्सी वहाँ पर आती है और मिस्टर जोसेफ से कहती है कि कहीं तुमने ज्यादा देर इंतजार तो नहीं किया। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी को आंखें बंद करके अपने कमरे में लेकर आते हैं, जहां उन्होंने काफी अच्छी डेकोरेशन कर रखी होती है, जिसे देखकर मिस एल्सी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी मिस्टर जोसेफ अपने घुटने पर बैठकर मिस एल्सी को एक रिंग देते हैं और उन्हें प्रपोज करते हैं, जहां मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी से कहते हैं कि मुझे पता है कि हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जहाँ मिस एल्सी उन्हें यस बोलती है। जिसके बाद वो दोनों हक करते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ को अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज याद आने लगती है, जहाँ उन्हें याद आता है किस तरह मिस्टर जोसेफ ने अपनी वेडिंग रिंग्स निकालकर फेंक दी थी और जहां मिस एल्सी उनसे कह रही होती है कि स्कॉट ग्रुप से बैलेंस करने के लिए नहीं बल्कि मैं खुद चाहती थी तुमसे शादी करना। जहां मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि ये शादी सिर्फ एक डील है, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगा। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। जहां उन्हें दूसरी मेमोरी वो याद आती है, जहां मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी से कहते हैं कि अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ तब भी मैं तुम्हारी फैमिली में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद वो मिस एल्सी को सॉरी बोलते हैं और जहां मिस एल्सी उनसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। जहाँ वो अपने दिल ही दिल में बोलते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो मैं दोबारा से नहीं होने दूंगा, मैं अपनी स्टोरी खुद लिखूंगा अब की बार। जहाँ मिस एल्सी मिस्टर जोसेफ से पूछती है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, बस मुझे पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आ रही थी। तभी मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी से कहते हैं कि कल हम दोनों तुम्हारे फादर से मिलने के लिए चलेंगे। जहाँ मिस एल्सी मिस्टर जोसेफ से कहती है कि ऐसे सडनली तुम मेरे फादर से मिलना क्यों चाहते हो। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि मुझे उनसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ और मिस एल्सी उनके फादर से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। जिसके बाद मिस एल्सी और मिस्टर जोसेफ दोनों ही मिस एल्सी के फादर को हेलो बोलते हैं, जहां उनके फादर कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर आए, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन गिफ्ट्स लेकर आने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी से बोलते हैं कि तुम किचन में जाकर चेक करो कि डिनर अभी तक तैयार है या नहीं, मुझे तुम्हारे फादर से बहुत जरूरी बात करनी है। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि तुम्हें मेरे फादर से ऐसी क्या बात करनी है जो मैं सुन ही नहीं सकती। तभी मिस एल्सी किचन में चली जाती है और मिस्टर जोसेफ उनके फादर के पास आकर बैठते हैं। तभी मिस एल्सी के फादर मिस्टर जोसेफ से पूछते हैं कि हाँ बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि अभी जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना है। तभी वो उन्हें बताते हैं कि आपके फाइनेंशियल डायरेक्टर मिस्टर क्रिस हॉलर वो कुछ दिनों से मुझे काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हें फायर कर दे। तभी उनके फादर कहते हैं क्या सच में तुम्हें भी वो सस्पिशियस लग रहे हैं। जहाँ मिस्टर जोसेफ उनके फादर से पूछते हैं तो और किसे वो सस्पिशियस लगे हैं। जहाँ मिस्टर विल्सन उन्हें बताते हैं कि कुछ दिनों पहले एल्सी ने भी मुझसे कहा था कि उन्हें उस डायरेक्टर के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है और उसने एक आदमी भी उनके पीछे लगा रखा है। जैसे ही हमें उसके एक्शन में कुछ गड़बड़ नजर आती है हम उसे फौरन ही फायर कर देंगे। तभी मिस्टर जोसेफ सोचने लगते हैं कि मैं ये बात तो भूल ही गया था कि एल्सी भी अपनी पास्ट की मेमोरीज कैरी करे हुए हैं। जिसके बाद मिस्टर विल्सन मिस जोसेफ से कहते हैं क्या वो कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं एल्सी को किचन में चेक करके आता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और कॉल करते हैं अपने असिस्टेंट को और कहते हैं कि अभी यथ ग्रुप के बारे में और यथ फैमिली के बारे में सारी बात पता कर बताओ, उनके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं और कहते हैं क्या यथ अब तुम्हें तुम्हारे किए का सारा हिसाब पूरा करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस एल्सी अपने फादर के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि तुमने डायरेक्टर क्रिस को फायर कर दिया है। जहाँ उनके फादर उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल मैंने उसे फायर कर दिया है, क्योंकि मिस्टर जोसेफ ने भी कल मुझे वही बात बताई थी जो कुछ दिनों पहले तुमने मुझे बताई थी, और इससे पहले कि हमारी कंपनी में कुछ बुरा हो जाए मैं रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए मैंने उस आदमी को फौरन फायर कर दिया। जिसके बाद मिस एल्सी कहती है क्या सच में जोसेफ ने भी आपको ऐसा ही बताया। तभी मिस
मिस एल्सी उनसे कहती है कि ऐसे अचानक से आपने उसे फायर कर दिया है, अभी तक हमारे आदमी को उसके बारे में कुछ गड़बड़ पता नहीं चली है और इस तरह तो दूसरे एम्प्लॉयज इस बात को लेकर सस्पिशियस हो जाएंगे। तभी वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो इंसान बहुत ज्यादा खड़ूस और बेकार था और दूसरे एम्प्लॉय तो उसकी फायर होने की बात सुनकर खुश ही होंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस एल्सी अपने कैबिन में बैठी होती हैं, तभी उनके पास मिस्टर जोसेफ की कॉल आती है जो उनसे कहते हैं कि मॉम ने कॉल की थी और हम दोनों को आज शाम को घर पर बुलाया है। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती हैं और मिस एल्सी सोचने लगती है कि हम दोनों की किस्मत को फिर से पुरानी जिंदगी की तरह सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस एल्सी और मिस्टर जोसेफ अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके घर पर जाते हैं, जहाँ उनकी मॉम उनसे कहती है क्या तुम येथ फैमिली के खिलाफ हो। जहाँ मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ उनकी मॉम उनसे कहती है कि येथ फैमिली हमारे स्कॉट ग्रुप में काफी सालों से काम करती आई है और वो हमारे लिए काफी लॉयल है। जब स्कॉट ग्रुप डूबने वाला था तब भी येथ फैमिली ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा और अब अगर तुम उनके खिलाफ होगे तो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे। जहाँ मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि ये दो अलग बातें हैं, मैं ये सब कुछ देख लूंगा, मेरे अपने प्लान है। जिसके बाद उनकी मॉम मिस एल्सी से कहती है कि तुमने आखिर इसे ऐसा क्या कहा है जो ये येथ फैमिली के खिलाफ हो गया है। तभी मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी को पीछे करते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ मेरा फैसला है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसे ब्लेम करने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम अगर आपको इस बारे में ही बात करनी है तो मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पार्किंग में मिस एल्सी मिस्टर जोसेफ से पूछते हैं कि तुम ये फैमिली के खिलाफ क्यों है। जहाँ मिस्टर जोसेफ उन्हें बताते हैं कि मुझे पता चला है कि ये फैमिली के लोग हमारी कंपनी में घपला करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं उनके खिलाफ हूँ और अब मैं उनके बारे में और ज्यादा सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी मिस एल्सी अपने दिल में सोचती है कि अच्छा, इसका मतलब मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, मुझे लगा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस एल्सी अपने रूम में सो रही होती हैं। तभी मिस्टर जोसेफ वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ है क्या। जहाँ मिस एल्सी उनसे कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, सिर्फ सोना चाहती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नेक्स्ट डे मिस एल्सी अपने ऑफिस के लिए जा रही होती है। तभी एक पर्सन वहाँ पर आता है और मिस एल्सी को किडनैप कर लेता है। जहाँ हम देखते हैं थोड़ी ही देर में मिस एल्सी एक सुनसान जगह पर चेयर पर बंधी होती है और मिस कियारा उनके पास खड़ी होती है और उनसे कहती है कि ज्यादा भागने की कोशिश मत करो, इन रस्सियों को मैंने पर्सनली बांधा है तो तुम इन्हें नहीं खोल सकती हो। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम्हारा ऐसा करने से मिस्टर जोसेफ जो तुम्हारी फैमिली के खिलाफ है वो उसके साथ नहीं हो जाएंगे। तभी मिस यारा उनसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आई होती तो हम मेरी और मिस्टर जोसेफ की शादी कब की हो चुकी होती। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि ये सब कुछ गैर कानूनी है, सिर्फ मिस्टर जोसेफ के चक्कर में तुम लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। तभी मिस यारा उनसे कहती है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो सब मेरा मैटर है, इससे तुम्हारा लेना देना नहीं होना चाहिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ अपने ऑफिस में होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट उनके पास आता है और उनसे कहता है सर एक बैड न्यूज है, आपकी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी मिस्टर जोसेफ काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इनका असिस्टेंट उनसे कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हमने लोगों को भेज दिया है इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जैसे ही कुछ खबर मिलती है हम लोग आपको बता देंगे। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहता है कि तुम और लोगों को लेकर मेरे साथ आओ, शायद मुझे पता है कि वो कहाँ पर होगी। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर मिस्टर जोसेफ भी पहुँच जाते हैं और मिस्टर जोसेफ को देखकर मिस कियारा कहने लगती है क्या सच में तुम इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि जब हम लोग बैठकर बात करते हैं तुम उसे छोड़ दो। जहाँ हम देखते हैं मिस कियारा मिस्टर जोसेफ पर अटैक कर देती हैं और वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, जिसे देखकर मिस कियारा काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। जिसके बाद मिस एल्सी मिस्टर जोसेफ के पास बैठ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम्हें मेरे लिए जीना होगा, तुम इस तरह नहीं जा सकते हो। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस एल्सी मिस्टर जोसेफ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ मिस्टर जोसेफ ऑपरेशन थिएटर के अंदर होते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं डॉक्टर बाहर आते हैं, जहाँ मिस एल्सी डॉक्टर से पूछती है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। जहाँ डॉक्टर मिस एल्सी को बताते हैं कि उसकी तबीयत स्टेबलाइज तो हो गई है, लेकिन आज रात के बाद ही हम बता सकते हैं कि उसकी तबीयत कैसी रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में मिस एल्सी मिस्टर जोसेफ के पास बैठी होती है और उससे कह रही होती है कि तुम्हें जागना होगा, अगर तुम जाग गए और ठीक हो गए तो मैं अपनी पास की सारी बातों को भूल कर तुम्हें माफ कर दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ को होश आता है। तभी मिस एल्सी डॉक्टर को बुलाती है तो हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ वापस से बेहोश होता है। तभी मिस एल्सी डॉक्टर से पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जहाँ डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अगर इन्हें होश आया था तो इसका मतलब अब इनकी तबीयत ठीक है और अब ये बहुत जल्द दोबारा से होश में आ जाएंगी। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ दोबारा से होश में आ जाते हैं, जिसे देखकर मिस एल्सी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और मिस्टर जोसेफ को हग करने लगती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ उठकर बैठते हैं और उनसे कहते हैं अब तो हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया है। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हें भी दोबारा से पे बैक करना पड़े। तभी मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी से कहते हैं कि जब मैं बेहोश था तो मैंने सुना था कि अगर मुझे होश आ गया तो तुम मुझे माफ कर
कर दोगी, जहाँ मिस एल्सी उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं तो ठीक है, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा हमेशा। जहाँ वो कहते हैं हाँ ठीक है बिल्कुल ऐसा ही होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस एल्सी मिस्टर जोसेफ की मॉम के साथ बैठी होती है, जहाँ उनकी मॉम उनसे कह रही होती है कि तुम्हारे चक्कर में मेरे बेटे के इतने ज्यादा जख्म लगा और वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा, क्या तुम ये बात मुझे कभी नहीं बताने वाली थी, ये बात मुझे कभी नहीं पता चलती अगर मैं ये बात न्यूज में नहीं देखती। तभी मिस एल्सी उनसे माफी मांगती है, जहाँ उनकी मॉम उनसे कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम जोसेफ को डिवोर्स दे दो। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि मैं जोसेफ के साथ हमेशा अच्छा बिहेव करूंगी। तभी मिस्टर जोसेफ की मॉम उनसे कहती है कि मैं कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे डिवोर्स दे दो, क्योंकि तुम्हारी शादी को 4 साल हो चुके हैं और तुमने अभी तक मुझे ग्रैंड चाइल्ड नहीं दिया है। मैं एक माँ होने के नाते तुमसे भीख मांगती हूँ कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस एल्सी वापस से मिस्टर जोसेफ के पास हॉस्पिटल में आती है, जहाँ मिस्टर जोसेफ उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं यहीं आस पास घूमने के लिए गई थी। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं मैंने कुछ जगह सिलेक्ट करी है, जब मेरा डिस्चार्ज यहाँ से हो जाएगा तो हम दोनों हनीमून के चलेंगे। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है क्या हनीमून। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं क्या हम जब हमारी शादी हुई थी तो हम हनीमून पर नहीं जा पाए थे, तो ये मेरे ऊपर तुम्हारा गर्दा है, तो अब की बार हम हनीमून पर चलेंगे। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ मिस एल्सी का सैड फेस देखकर कहते हैं कि क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। जहाँ मिस एल्सी उनसे कहती है क्या सच में तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो। जहाँ मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें इस बात पर रिग्रेट हो रहा है। तभी मिस एल्सी कहती है नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी मॉम चाहती है कि हम दोनों डिवोर्स ले लें। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ूंगा और अब मेरी मॉम की चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद मिस्टर जोसेफ दोबारा से मिस एल्सी को किस हक करते हैं और मिस एल्सी उनसे कहती है ठीक है, अब तुम्हें आराम की जरूरत है और मैं पानी लेकर आती हूँ। जिसके बाद वो पानी लेने के चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ अपनी मॉम को कॉल करते हैं और अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि एल्सी प्रेग्नेंट है और तुम बहुत जल्द अपनी ग्रैंड चाइल्ड की ग्रैंड मदर बनने वाली हो। थोड़ी देर में हम देखते हैं जब मिस एल्सी वापस आती है तो मिस्टर जोसेफ की मॉम वहीं पर बैठी होती है। उनकी मदर उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि जो कुछ भी मैंने तुमसे पहले कहा है उस बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अब तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। कल जोसेफ का यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद तुम दोनों मेरे साथ घर चलना और मैं तुम्हारे लिए कुछ टॉनिक्स भी बना दूंगी। जिसके बाद वो जोसेफ से कहती है कि मैं जाकर सामान लेकर आती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस एल्सी मिस्टर जोसेफ से कहती है कि ये सब कुछ आखिर क्या चल रहा है। तभी मिस्टर जोसेफ उन्हें बताते हैं कि मैंने अपनी मॉम से कहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और अब उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जोसेफ अपने रूम में होते हैं और मिस एल्सी भी वहाँ पर पहुँचती है। तभी मिस्टर एल्सी अपनी मिस्टर जोसेफ से कहती है कि तुमने अपनी मॉम से झूठ बोला है और अगर ये सच्चाई सामने आ गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि ये झूठ जो मैंने अपनी मॉम से बोला है हम इसे ज्यादा दिनों के लिए झूठ नहीं रहने देंगे, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और इसको सच बना देंगे। जिसके बाद वो उन्हें किस करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट डे मिस एल्सी अपने घर पर बैठी होती है, जिसके बाद उन्हें काफी जोर से वॉमिट आने लगती है और वो वॉशरूम की तरफ भागती है। तभी मिस्टर जोसेफ थोड़ी क्यूरियस हो जाते हैं और फौरन भागकर जाकर एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आते हैं। जिसके बाद वो मिस एल्सी को वो किट देते हैं और कहते हैं फौरन जाकर टेस्ट करो। जिसके बाद मिस एल्सी अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती हैं मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तभी मिस एल्सी उनसे कहती है हाँ बिल्कुल और वो उन्हें हक करते हैं और कहते हैं कि कितनी ज्यादा खुशी की बात है कि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। जिसके बाद मिस एल्सी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कितना अच्छा होता अगर हमारे पास्ट लाइफ का बेबी भी हमारे साथ होता। तभी मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा दुखी मत हो। तभी मिस एल्सी उनसे कहती हैं कि मैं उस बच्चे के लिए प्रे करना चाहती हूँ। जहाँ मिस्टर जोसेफ उनसे कहते हैं ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस एल्सी मिस्टर ग्रिफिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और वो उन्हें कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। जिसके बाद मिस्टर ग्रिफिन मिस एल्सी से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जहाँ मिस एल्सी उनसे कहती है हाँ बिल्कुल। जहाँ वो उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं और अपने दिल में बोलते हैं कि अगर उससे पहले मैं तुम्हें मिला होता तो आज कहानी कुछ और होती। तभी हम देखते हैं हमें 10 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ मिस एल्सी स्कूल यूनिफॉर्म में रोड पर खड़ी होती है और मिस्टर जोसेफ की कार वहीं से गुजर रही होती है। तभी मिस एल्सी उनसे लिफ्ट मांगती है और उनसे कहती है कि मेरी मॉम डेंजर में है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल तक लिफ्ट दे सकते हो। तभी मिस्टर जोसेफ उन्हें हॉस्पिटल तक के लिए लिफ्ट देते हैं और जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर जाने लगती है मिस्टर जोसेफ उन्हें दूर से देखते हैं। तभी मिस एल्सी पीछे मुड़कर उनसे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि मेरा नाम जोसेफ स्कॉट है। तभी मिस एल्सी उन्हें बताती है कि मेरा नाम एल्सी विल्सन है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस एल्सी के फादर उनसे कह रहे होते हैं कि स्कॉट ग्रुप अभी बहुत ज्यादा मुश्किल में है, क्या सच में तुम अपना फ्यूचर रिस्क लेना चाहती हो मिस्टर जोसेफ से शादी करके। जहाँ मिस एल्सी कहती है हाँ मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बस यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ड्रामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।